नमस्कार। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इस सीरीज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ओवरव्यू को इस स्लाइड्स के हेल्प से हम समझ पाएँ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसके रोल क्या-क्या हैं और इसका हमसे और हमारी लाइफ में क्या बेनिफिट रहेगा। हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के काफ़ी थॉट्स को अपनी लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उस पर वेरियस थिंकर्स की क्या-क्या अपनी राय थी। और हम ये भी देख सकते हैं कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें क्या-क्या फ्लॉज़ हैं, उनको हम थिंकर्स के दिए हुए थॉट से हम कैसे यूज़ करके और उसे मोर एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो जो मेन कोर्स हमारा रहेगा वो इस पर बेस्ड रहेगा कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन के ड्यूरिंग हम एक ओवरव्यू बना लें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट अगर हम ले रहे हैं तो जो यूपीएससी के सिलेबस है उसमें जो पहला चैप्टर है एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, उसकी हम आज बात करेंगे। और उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एफ डब्ल्यू टेलर की। टेलर एक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर थे जिन्होंने अपनी एक थ्योरी साइंटिफिक मैनेजमेंट मॉडल दिया था। और उस साइंटिफिक मैनेजमेंट मॉडल से उन्होंने ये दिखाना चाहा था कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या कमियां होती हैं और उन कमियों को हम कैसे दूर करते हैं। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये हैं टेलर। टेलर ने जो मॉडल दिया था उसका नाम था साइंटिफिक मैनेजमेंट मॉडल। ठीक है। अब टेलर के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट मस्ट बी साइंटिफिक, सिस्टमेटिक एंड रिसर्च बेस्ड। तो बेसिकली था क्या कि टेलर एक स्टील की कंपनी, स्टील प्रोडक्शन की कंपनी में काम करते थे। और उन्होंने ये देखा कि जो आउटकम है, जो एफिशिएंसी है स्टील प्लांट की, वो बहुत कम है। तो वो चाहते थे, वो ऐसे मॉडल को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे या ऐसे मॉडल को डिवाइस करना चाहते थे जिसके थ्रू की ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस जो है वो इन्हेंस कर जाए। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट मॉडल अपना इंट्रोड्यूस किया। तो उनके हिसाब से मैनेजमेंट मस्ट बी साइंटिफिक, सिस्टमेटिक एंड रिसर्च बेस्ड। यानी कि मैनेजमेंट जो है उस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो साइंटिफिक होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए और रिसर्च पर बेस्ड होना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग इनएफिशिएंसी का जो रीज़न है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो है मैनेजर्स इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। यानी मैनेजर जो है वो अपने ही आप को सर्वे सर्वा समझता है, वो सोचता है कि वो जो कह रहा है, वो जो सोच रहा है वही सही है। दूसरी कि मैनेजर की जो एक्सपेरिमेंटल गेस वर्क है, यानी कि वो किसी भी चीज़ को रिसर्च बेस्ड या सिस्टमेटिक या साइंटिफिक वे से ना करके वो उसे गेस वर्क पे कर रहा है। तो टेलर का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि टू इवॉल्व अ मेथडोलॉजी ऑफ मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज प्रोडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। और अपनी इस थ्योरी के रिगार्डिंग उन्होंने दो बुक्स भी लिखी थी, जिसमें पहला था उनका अ पीस रेट सिस्टम जो कि उन्होंने 1895 में लिखी थी। और दूसरा था आर्ट ऑफ कटिंग मेटल। अब आप जैसा जान ही रहे हैं कि वो एक स्टील इंडस्ट्री में मैनेजरियल पद पे वो थे, तो उन्होंने अपनी ये जो बुक थी आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, उसमें भी उन्होंने इन सारे थॉट्स के बारे में लिखा था। अब टेलर का अगर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट मॉडल को हम देखते हैं तो वो दो पार्ट में हम इसे डिवाइड करते हैं। पहला है कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और दूसरा है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें उन्होंने कहा कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब आपको साइंस का यूज़ करना है, ना कि अपने इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच को, अपनी सुपीरियॉरिटी को आप बिना किसी होमवर्क किए हुए आप किसी भी चीज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर दें। ये चीज़ नहीं करनी है। यू हैव टू यूज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेकेंड वॉज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मीन्स कि मैनेजर जो है उसको कोऑपरेट करना है अपने कलीग्स के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, ना कि इंडिविजुअलिस्टिक डिसीजन मेकिंग करनी है। आप अगर कोई भी टास्क ले रहे हैं तो उसमें कोऑपरेशन चाहिए, जिसमें कि आपके कलीग्स, आपके सबॉर्डिनेट
जो कोई भी है वो आपका सपोर्ट करें, आपके साथ कोऑपरेट करें। थर्ड इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी हार्मनी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए जहाँ पर कि जो भी वर्कर्स हैं वहाँ के, जो भी लोग वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, उनके बीच में एक हार्मोनी हार्मनी होनी चाहिए, कोई डिस्कॉर्ड कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए उनके बीच में। फिर फोर्थ इज मैक्सिमम आउटपुट नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। तो उन्होंने ये कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका आउटपुट जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए, ना कि रूल ऑफ थंब, इंडिविजुअलिज्म और डिस्कॉर्ड में फंस जाएं अगर, तो वो रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट हम प्रोड्यूस करें। ठीक है। अब दूसरे पार्ट में आते हैं कि साइंस ऑफ टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में उन्होंने बताया कि साइंस वर्क सिस्टम एंड रूटीन मीन्स, साइंस इन वर्क सिस्टम एंड रूटीन मीन्स साइंटिफिक वर्क सिस्टम इन रूटीन। यानी आप जो भी रूटीन वर्क अपना कर रहे हैं वो साइंटिफिक होना चाहिए। जैसे कि अगर आप सुबह मतलब सुबह सुबह अगर आप अपनी किसी कंपनी में जा रहे हैं तो शुरू के कुछ आवर्स जो हैं वो प्रोडक्टिव होते हैं, आप ज़्यादा एनर्जाइज्ड होते हैं, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन उस टाइम लेना है। फिर उसके बाद आफ्टर लंच थोड़ी सी एनर्जी डाउन होती है तो उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो मतलब साइंटिफिक वर्क सिस्टम होना चाहिए वहाँ पे और रूटीन होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि साइंटिफिक इंक्वायरी सल्यूशन, मतलब किसी भी, अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, मतलब रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए वहाँ पे। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए हमें चाहिए वर्क स्टडी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। यानी कि हम जिस काम को भी करने जा रहे हैं उसकी पहले हम वर्क स्टडी करें, उसमें क्या प्रोज होंगे क्या कॉन्स होंगे, कौन सी चीज़ें हमारी फेवर में होंगी, कौन सी चीज़ें हमारे अगेंस्ट जाएंगी। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये साइंटिफिक इंक्वायरी सोल्यूशन के अंदर आएंगी। नाउ थर्ड इज साइंटिफिक मोटिवेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि साइंटिफिकली वर्कर्स को मोटिवेट करना। और एचआरडी में कि कहाँ पे कौन किस जगह ज़्यादा बेटर रहेगा, कौन की किसकी स्किल्स ज़्यादा अच्छी हैं किस जगह पे, तो इस हिसाब से काम होना चाहिए। तो टेलर का साइंटिफिक मॉडल अगर आप देखें तो यही था, टेलर का साइंटिफिक मॉडल प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी ये जो है वो प्रिंसिपल्स होंगे और ये होंगी टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट को करने की। नाउ अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को और अच्छे से समझ लेते हैं। तो फर्स्ट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यूज ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स इंस्टेड ऑफ अनसाइंटिफिक रूल ऑफ थंब, ये आप समझ ही रहे होंगे। सेकेंड इज साइंस टू बी यूज इन रनिंग एंड एडमिनिस्टरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम साइंस का यूज करें ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में और उसको उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने में। क्रिएटिंग अ बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स डिराइव्ड बाय सिस्टमैटिक एनालिसिस लॉजिक एंड ऑर्डरलीनेस, यानी कि हम एक बॉडी ऑफ नॉलेज बनाएं। उस बॉडी ऑफ नॉलेज में क्या हो कि हम हर वो चीज़ को नोट डाउन करें जिसकी वजह जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को लाने के लिए सारे के सारे सिस्टम्स दिए गए हों, यानी कि उसका सिस्टमेटिक एनालिसिस हुआ हो, उसका लॉजिक भी हो और साथ ही साथ एक परफेक्ट ऑर्डर में वो होनी चाहिए। तो डेव और इसके साथ ही फिर क्या हुआ कि डेवलप स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इन रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में हमारे अंदर ये एक आर्ट होना चाहिए कि हम एक साइंटिफिक इंक्वायरी का एक टेम्परामेंट डेवलप करें। यानी कि दैट इज टू ऑब्जर्व, हम देखें उस चीज़ को, डिस्कवर यानी कि हम कुछ उसमें से अच्छा निकालें, और स्टैंडर्डाइज, हमने जो निकाला डिस्कवर किया उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करके और उसको फेवर में ले आए। नाउ दूसरा जो था कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म मींस शिफ्ट फ्रॉम इंडिविजुअल इंट्यूटिविज्म टू इंस्टीट्यूशनल साइंटिसिज्म। ये सब जो वर्ड्स हैं ये थोड़ा सा अगर आप लिखेंगे तो ये आपके कंटेंट को और ज़्यादा मतलब इन्हेंस करेंगे, आपको अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन आपके आंसर की अच्छी होगी ना। क्रिएट अ शेयर्ड स्पेशलाइज्ड एंड कोऑपरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि एक शेयर किया हुआ स्पेशलाइज्ड
और कोऑपरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का माहौल हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोड्यूस करें। नाउ थर्ड इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी अर्लियर जो था वो फ्रिक्शन एंड सस्पिशन हुआ करता था बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर के बीच में, ठीक है। और जो मैनेजर्स होते थे वो ज़्यादातर क्या करते थे कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है। सो उसने जो टेलर थे उन्होंने रिकमेंड किया कि अगर आपको एक केक खाना है तो अब उस केक में क्या कहते हैं कि कितने लोग उसको खाएंगे उसकी में लड़ाई करने से अच्छा है कि हम केक की साइज को बढ़ा दें, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या कहा कि अर्लियर फ्रिक्शन एंड सस्पिशन बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर्स often exploited and not given share. So he recommended, instead of fighting over the sharing of pie, increase the size of the pie. मतलब हम पाई की साइज को ही बढ़ा देंगे। अगर हम इस बात पे लड़ रहे हैं कि कौन कौन पाई में शेयर करेगा, इस चीज़ से अगर डिस्कॉर्ड या कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है, इससे अच्छा है कि हम साइज बढ़ा देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब फेयर हो जाएगा उन लोगों के साथ। फिर उसने एक कॉन्सेप्ट जो इसमें दिया वो दिया कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर डे वेज फॉर फेयर डे वर्क, यानी कि जो आदमी जितने समय तक काम कर रहा है उसको उसी हिसाब का वेज दिया जाए, उसको उसी हिसाब का पैसा दिया जाए। नाउ फोर्थ पॉइंट जो था वो ये था कि टेलर वांटेड टू डिक्रीज वेस्टेज एंड इनएफिशिएंसी इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब टेलर जो थे वो ये कह रहे थे कि जो उनकी स्टील की जो फैक्ट्री थी वहाँ पर वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। वेस्टेज क्यों होता था? क्योंकि वहाँ के जो वर्कर्स थे वो साइंटिफिकली मैनेज नहीं थे, और ओवरऑल जो थे वो क्या कर रहे थे कि वो इनएफिशिएंट कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन को। तो ऑर्गेनाइजेशनल इनएफिशिएंसी वाज कॉजिंग वेस्टेजेस। सो इस वजह से ही वांटेड टू डिक्रीज वेस्टेजेस एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज द इनएफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उन्होंने बात की कि अगर रेस्ट्रिक्शन को उन्होंने बताया कि दो तरीके के रेस्ट्रिक्शन होते हैं। पहला होता है नॉन डेलिबरेट रेस्ट्रिक्शन, यानी कि वो रेस्ट्रिक्शन जो कि अपनी इच्छा से ना किया जा रहा हो, ठीक है। तो दिस वाज मेकिंग अ क्वेश्चन ऑन एबिलिटी, यानी कि अगर नॉन डेलिबरेट रेस्ट्रिक्शन है, यानी कि जैसे मान लो वर्कर है, वर्कर चाह तो रहा है कि नहीं इनएफिशिएंसी ना हो, लेकिन फिर भी इनएफिशिएंसी हो रही है, तो उसे हमने कहा गया इनएफिशिएंसी या नॉन डेलिबरेट रेस्ट्रिक्शन। तो इसका सोल्यूशन क्या टेलर ने बताया? इसका टेलर ने बताया कि देयर शुड बी बेटर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो और जिनको रिक्रूट किया जा रहा है वो भी साइंटिफिक लेवल पे हो ना। दूसरा वाला जो उन्होंने बताया वो बताया डेलिबरेट रेस्ट्रिक्शन। डेलिबरेट रेस्ट्रिक्शन वाज बिकॉज लेबर यानी वर्कर जो है वो जानबूझ के उस रेस्ट्रिक्शन को कर रहा है या इन ऑर्गेनाइजेशनल इनएफिशिएंसी को ला रहा है या रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट दे रहा है। तो इसकी वजह इसका रीज़न क्या था? तो दिस वाज ऑफ विलिंगनेस। पहला वाला जो था वो एबिलिटी पे था, यानी कि वो कर नहीं पा रहा था, वो चाह तो रहा था लेकिन वो कर नहीं पा रहा था इनएफिशिएंसी के केस में। लेकिन जो डेलिबरेट रिस्ट्रिक्शन है यानी जो जानबूझ के किया जा रहा है दैट वाज बिकॉज ऑफ द विलिंगनेस, यानी कि वो खुद नहीं चाह रहा है कि एफिशिएंसी आए। और इस प्रोसेस को उन्होंने कहा सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग को अगर हमें काउंटर करना है तो हमें क्या करना होगा, क्या साइंटिफिक मेथड होनी चाहिए? तो उन्होंने कहा कि बेटर वेज एंड इंसेंटिव, यानी कि जो वर्कर डेलिबरेटली अगर रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को तो उन्हें बेटर वेज दीजिए या उन्हें इंसेंटिव दीजिए। यहाँ तक कि क्लियर है आपका? तो हमने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को समझ लिया। अब नेक्स्ट आते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो दूसरा पार्ट था। इसमें था कि साइंटिफिक वर्क सिस्टम एंड रूटीन, यानी कि वर्क सिस्टम और रूटीन जो है वो साइंटिफिक होना चाहिए, यानी सेपरेशन बिटवीन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, यानी कोई प्लान करेगा और कोई एग्जीक्यूट करेगा। वर्टिकल स्पेशलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट
के अंदर एक स्पेशलाइजेशन किया जाए। ये क्या करेगा कि ये बेटर वर्कलोड मैनेजमेंट करेगा। ठीक है। नाउ द सेकंड वन इज फंक्शनल फोरमैनशिप, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्पेशलाइजेशन, यानी कि डिसीजन मेकिंग और सुपीरियॉरिटी राइज्ड बेस्ड ऑन फंक्शनल एरिया। यानी कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को देख रहा है तो वो वहाँ के डिसीजन को लेगा, लेकिन कोई अगर एडवर्टाइजमेंट वगैरह या पब्लिक रिलेशन को डील कर रहा है या मीडिया को डील कर रहा है तो उसका डिसीजन मेकिंग वहाँ पर होगा। तो यानी कि उसे उसे फिर फंक्शनल फोरमैनशिप कहा गया और हॉरिजॉन्टल स्पेशलाइजेशन कहा गया। ठीक है। सेकंड इज साइंटिफिक इंक्वायरी सोल्यूशन। साइंटिफिक इंक्वायरी सोल्यूशन में पहला आया वर्क स्टडी, यानी कि आप एनालाइज करिए सारे के सारे एस्पेक्ट को सेव करने के लिए टाइम, मनी या कॉस्ट। यानी कि आप ये एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे जो भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं सबको प्रॉपरली स्टडी करिए, जिससे कि समय, पैसा और थकान, ये सारी चीज़ें आप बचा सकें। आइडेंटिफाई, मेजर, डिज़ाइन टेक्निक्स ऑफ वर्क स्टडी। ये उन्होंने तीनों यानी आइडेंटिफाई, मेजर एंड डिज़ाइन, ये जो थी तीनों चीज़ें ये थी टेक्निक्स ऑफ वर्क स्टडी। ठीक है। यानी कि अगर आपसे इस पॉइंट में अगर ये कहा जाए तो टेक्निक्स ऑफ वर्क स्टडी अगर कोई पूछे तो था आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यू हैव टू मेजर इट एंड यू हैव टू डिज़ाइन अ स्ट्रक्चर which is capable of increasing the efficiency of the organization। ठीक है। उसके बाद आया स्टैंडर्डाइजेशन। अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या है कि बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है। बड़ी लाइन, अगर एक लाइन है और उसको तुम्हें छोटा करना है तो उसको इरेजर से ले करके और रब करने की जगह अच्छा है कि आप उसके सामने एक बड़ी लाइन खींच दीजिए। ये एक बेटर वर्क है, डूइंग बेटर वे है किसी भी चीज़ को करने का। सो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि टाइम स्टैंडर्डाइज करिए, स्टैंडर्ड करिए वर्किंग कंडीशन को, मशीन इक्विपमेंट स्टडी करिए, मतलब सारे एक्सपेक्ट को बेटर करिए और बढ़िया और एक अच्छे स्टैंडर्ड का रखिए आप वहाँ पे। साइंटिफिक मोटिवेशन एंड एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि साइंटिफिक रिक्रूटमेंट करिए। ठीक है। साइंटिफिक रिक्रूटमेंट आप क्या है मतलब कि राइट मैन एट द राइट जॉब, यानी कि जो बंदा जिस काम के लिए बना है उसको वहीं पे रखा जाए। जो देखने में जैसे मान लो सपोज दैट कोई है तगड़ा है, बढ़िया, अच्छा खासा है, ज़्यादा लोड उठा सकता है, फिजिकली कोई स्ट्रांग है तो उसको किसी और जगह रखिए। लेकिन जो लोग फिजिकली उतने स्ट्रांग नहीं है लेकिन टेक्निकली स्ट्रांग हैं उनको फिर उसके अकॉर्डिंग आप जगह दीजिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। नाउ फिर उसके बाद क्या था, डिफरेंशियल प्राइस रेट वेज सिस्टम। देयर शुड बी इनबिल्ट इंसेंटिव फॉर परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि आपके जो भी आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं उस पर खुद ब खुद इंसेंटिव होना चाहिए। फेयर शेयरिंग ऑफ इकोनॉमिक रिवॉर्ड ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आ रही है ऑर्गेनाइजेशन की तो उसकी फेयर शेयरिंग हो और सारे वर्कर्स को बोनस दिया जाए, इंसेंटिवाइज किया जाए। ये सारी चीज़ें टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में बताई गई। अब उसके बाद आते हैं क्रिटिकल अप्रोजल ऑफ टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की। तो टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट मॉडल जो था उसका अगर हम क्रिटिक करें तो काफ़ी सारे क्रिटिक उनके आए जिन्होंने उनके बारे में बातें की, तो उनमें से हम कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे पहली जो बात हम करेंगे वो थी ये कि मैकेनिस्टिक और डीपर्सनलाइज्ड मॉडल, यानी कि नो डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन एंड मशीन। ये बहुत तगड़ा और बहुत ही बड़ा क्रिटिक था उनका। उन्होंने क्या किया कि मैन और मशीन में कोई डिफरेंस नहीं रखा, निगलेक्टिंग सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। एल्टन मायो ने ये बात सबसे तगड़ा जो टेलर का जो क्रिटिक हुआ वो एल्टन मायो ने किया। उन्होंने कहा कि जो टेलर हैं
वो सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को निग्लेक्ट कर रहे हैं और वो कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर रहे हैं मैन और मशीन में। यानी कि टेलर जो कर रहे हैं वो मैन और मशीन को सेम ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैन जो है वो एक रैशनल इकोनॉमिक मैन होने के साथ साथ उसके साइकोलॉजिकल भी थॉट्स होते हैं, और हमें उन चीज़ों को भी कंसिडर करना चाहिए, जैसे कि वो उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, हम क्या करें कि उसकी प्रोडक्टिविटी के साथ साथ वो एक अच्छे से, मतलब उसकी हेल्थ केयर वगैरह, ये सारी चीज़ों को भी आपको कंसिडर करना चाहिए। उसे केवल आपको मशीन नहीं समझना चाहिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी फोकसेस ऑन 4M, यानी कि machine, money, material and method, neglecting the fifth M, that is man, which is most important. ये ये कॉन्सेप्ट जो था ये वैरन बैनिस ने कहा, क्रिटिक किया। इन्होंने कहा कि ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट मॉडल है ये मशीन पर फोकस कर रहा है, मनी पे फोकस कर रहा है, मटेरियल पे फोकस कर रहा है, मेथड पे फोकस कर रहा है, लेकिन जो फिफ्थ एम है यानी कि मैन, उसको ये भूल जा रहा है। ये मैन को मशीन समझ रहा है, जो कि एल्टन मायो ने अपनी बात में कही थी। नाउ सेकंड अगर क्रिटिक देखा जाए इसका, तो ओवर सिंपलिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि इन्होंने ह्यूमन बीइंग को बहुत ज़्यादा सिंपली ले लिया। ठीक है, मैन इज नॉट ओनली रैशनल इकोनॉमिक एंटिटी बट अ कॉम्प्लेक्स सोशल साइकोलॉजिकल एंटिटी। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैन है उसको अगर आप केवल और केवल पैसा देंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और 10 घंटे की जगह 12 घंटे काम करने लगेगा। उस वो एक सोशल साइकोलॉजिकल एंटिटी है, यानी कि उसकी जो भी वर्किंग है, जो भी वर्किंग वे है, जो भी प्रोसीजर है, वो जिस तरीके से भी काम कर रहा है वो उसके सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो उसका बिहेवियर है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इस वजह से ओवर सिंपलिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है टेलर की वो कर रही है। ठीक है, तीसरा है क्रिटिसिज्म फ्रॉम ट्रेड यूनियन। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का तीसरा जो क्रिटिसाइज किया वो किया ट्रेड यूनियन ने। उसने कहा कि साइंटिफिक मॉडल इंक्रीजेज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लेबर। साइंटिफिक मॉडल अगर आप किसी का ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहे हैं तो आपके वो लेबर से ज़्यादा एक्सपेक्ट आप करने लगेंगे। और वो क्या होता है, वो इस वजह से कि अगर आप उन्हें अच्छी मशीन दे रहे हैं, अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, सारी चीज़ें अगर स्टैंडर्डाइज कर दे रहे हैं, तो वो तो वाजिब सी बात है कि आप लेबर से ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे। इस केस में क्या होगा कि वो लेबर जो बिलो एवरेज हैं वो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज करेंगे, फेस करेंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे आप ये देखिए यहाँ पर क्या दिया गया था कि देयर शुड फेयर शेयरिंग ऑफ इकोनॉमिक रिवॉर्ड ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी। यानी कि अगर आप हायर प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जो वर्कर्स बिलो एवरेज हैं वो अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो उनको इकोनॉमिक डिसएडवांटेज फेस करना पड़ेगा। तो ट्रेड यूनियन ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि ट्रेड यूनियन क्या डील करता है, ट्रेड यूनियन का ये मतलब होता है कि जो भी लेबर्स, जो भी वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उन सबके साथ इक्वली ट्रीट होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है ये डिवीजन कर दे रहा है लेबर्स के बीच में। तो ट्रेड यूनियन ने ये सोचा कि ये एक तरीके से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हो जाएगी, जहाँ पर कि मैनेजर्स जो हैं वो जो ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहे हैं उनको इकोनॉमिकली इंसेंटिवाइज करेंगे, और जो बिलो एवरेज हैं उनको अगर इकोनॉमिक डिसएडवांटेज फेस करना पड़ेगा तो उन दोनों के बीच में डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट जो ट्रेड यूनियन ने रखा वो कि टेलर मॉडल हैम्पर्स द कलेक्टिव बार्गेनिंग फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन। ये भी एक बहुत तगड़ा पॉइंट है। यानी कि अगर फर्स्ट वाले पॉइंट को हम देखें तो वहाँ से अगर लेबर्स और जो भी वर्कर्स हैं वहाँ के, उनके बीच में अगर डिवीजन हो जा रहा है तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन है वो जो है वो हैम्पर कर जाएगी, क्योंकि उन दोनों के बीच में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी काम कर जाएगी दो वर्कर ग्रुप्स के बीच में। इस वजह से
ट्रेड यूनियन जो है वो कलेक्टिवली बार्गेन नहीं कर पाएगा, कुछ वर्कर उसके साथ होंगे, कुछ वर्कर्स उसके अगेंस्ट होंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये था टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट मॉडल, ठीक है, और ये था एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स में जो टेलर के बारे में। आगे की फर्दर वीडियोस मैं ऐसे ही अपलोड करता रहूँगा। तो आगे जो है हम काफ़ी सारे थिंकर्स हैं, जैसे कि मैक्स वेबर हैं, मैरी पार्कर फॉले हैं, गुलिक एंड अर्विक हैं, रिक्स हैं, काफ़ी सारे थिंकर्स की हम लोग बात करेंगे। और इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए और बनाता रहूँ। थैंक यू।